आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी जो पुस्तक है कक्षा 12 लेखन शास्त्र उसमें आर्ण प्रव्याज की गणना करने के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। इससे पूर्व हमने पूंजी प्रव्याज की गणना करना सीखा था, तो हम शुरू करते हैं आर्ण प्रव्याज। आर्ण प्रव्याज की गणना करने की विधियां हैं, दो विधियां हैं। पहली विधि है विभिन्न तीतियों पर असमान राशि आरोप की गई हो, और दूसरी है नियमित अंतराल पर समान राशि आरोप की गई हो। तब असमान राशि आरोप की गई हो विभिन्न तिथियों पर, उसमें उसके दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, यानी सरल विधि और गुणनफल विधि। तो सरल विधि में जिस दिन हमने आहरण किया है, फल से पैसा निकाला है, उस दिन से लेकर अंतिम खाते बनाने की तिथि तक का हमें वो ब्याज निकालना होता है। और गुणनफल विधि में जब कोई साझेदार फर्म से बार-बार विड्रॉ करता है, तब वहां पर गुणनफल विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या है, आहरित की गई राशि और समय निकाला जाता है, समय को जो अमाउंट से मल्टीप्लाई करके गुणनफल निकाला जाता है इसमें। और अगली जो विधि है नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो, तो यानी औसत अवधि विधि। औसत अवधि इसमें अपने को निकालनी होती है, तो उसमें भी दो मेथड है, मासिक आधार पर आहरण और त्रैमासिक आधार पर आहरण। मासिक आधार पर आहरण में क्या है, साझेदार प्रत्येक माह के प्रारंभ में, जैसे मान लो प्रत्येक माह के प्रारंभ में कोई साझेदार 1000 रुपये फंड से निकाल रहा है, तो वो 1 ईयर तक जब आहरण करेगा तो टोटल कुल आहरित की राशि में होगी 12,000। इसी प्रकार माह के अंत में या 20 में वो हो गया मासिक आधार। इसके बाद त्रैमासिक आधार पर हर 3 माह से एक निश्चित समय पर जब कोई साझेदार फर्म से पैसा निकालता है, जैसे माह के प्रारंभ में, अंत में, 20 में, यानी हर 3 महीने से, तब वहां पर ये जो इसमें जो विधि नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो, तो वहां पर ये मेथड, ये दोनों विधियां मासिक आधार पर और त्रैमासिक आधार पर ये विधियां लागू होती हैं। तब इन विधियों के हम जो क्वेश्चन है आपको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम पहले इन सब के जो इसमें फॉर्मूले दिए हुए हैं वो हम जानेंगे और इनकी जो तालिका है वो हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सरल विधि है या गुणनफल विधि, दोनों का एक क्वेश्चन करते हैं। जब असमान तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो, तो इसमें इन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सरल विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा 31/5/16 को 2000 रुपए व 30/9/16 को 3000 रुपए की राशि आहरित की गई। ब्याज की दर 12% वार्षिक है। हफ्ते 31/12/2016 को बंद किए जाते हैं। हमें सरल विधि और गुणनफल विधि से ब्याज की यानी आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड से ब्याज की गणना करते हैं। तो 31/5/16 को 2000 रुपए की राशि विड्रॉल की है, तो 31/5 से दिसंबर 31/2016 तक समय हो गया, यानी जून 1 से लेकर दिसंबर 31 तक 7 महीने का समय हो गया। और इसमें 30/9/16 को विड्रॉल किया 3000 रुपए, तो इसमें अब 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 31 तक 3 महीने का समय हो गया। तो हमें सरल विधि से ब्याज की गणना करते हैं। तो सबसे पहले 2000 रुपए की राशि विड्रॉल की गई है। ब्याज की दर हमारी क्वेश्चन में दी हुई है 12%, और 31/5/16 से खाते बंद करने की तिथि तक समय है 7 महीने, तो 7/12, तो हमारा जो ब्याज है वो निकलेगा 140 रुपए। 140 रुपए। फिर है बाद में 30/9/16 को 3000 रुपए की राशि आहरित निकाली गई है फंड से। कब? वो है 30/9/16 को, तो 30/9/16 यानी से 31/12/16 तक समय हो गया 3 महीने का। तो दर की जो ब्याज की दर है 12%, 12/100 इंटू 3/12। तो आप देखिए ये हमारा ब्याज मिला 90 रुपए।
तो कुल ब्याज की राशि आ गई 230 रुपए, 230 रुपए। अब इसी क्वेश्चन को हम गुणनफल विधि से हल करते हैं। अभी हमने सरल विधि से हल किया है, तो गुणनफल विधि में से हल करते हैं। देखिए आप, गुणनफल विधि, तो गुणनफल विधि में सबसे पहले हम लिखते हैं जो इसकी डेट, जब आर की राशि है उसकी डेट लिखते हैं, और फिर ड्रग्स की राशि, फिर अमाउंट, फिर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डेट ऑफ ड्रग्स, डेट ऑफ, उसके बाद हम जो समय है वो लिखते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट की फिर प्रोडक्ट की राशि। तो सबसे पहले हमने जो विड्रॉल किया है 30,516 को विड्रॉल किया है, तो यहां लिखेंगे 30,516 कितने रुपए, 2,000 रुपए। उसके बाद विड्रॉल हमने किया है 30,916 को, तो 30,916 कितनी अमाउंट है, 3,000 रुपए। तो ये हमने 3,000 रुपए। अब हमें समय निकालना है, तो 31,516 से खाते बनाने की का जो समय हो गया 7 महीने हो गया, अभी जो हमने निकाला है, तो यहाँ समय आएगा 7 महीने। उसके बाद जो सेकंड बार जो विड्रॉल किया था उनसे राम ने, वो है 30,916 को 3,000 रुपए निकाले थे, और खाते बंद करने की तिथि 21/12/2016, तो ये हो गया समय 3 महीने। अब राशि और जो समय है उसको हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, और जिससे हमें गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया, ये अमाउंट आई 14,000, यानी 2,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14,000, और 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9,000 रुपए। ये टोटल हमारी अमाउंट आ गई 23,000, 23,000। अब हमें ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी गुणनफलों का योग आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुणनफलों का योग। अब गुणनफल विधि का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हम ब्याज की राशि ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल विधि का फॉर्मूला है ब्याज बराबर है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू दर बटे 100 इनटू बार। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा निकला था 23,000, तो 23,000 दर हमारी दी हुई है 12/100 इंटू 12, तो ये अमाउंट आ गई 230 रुपए। इस प्रकार हम देखते हैं सरल विधि से भी ब्याज की राशि 230 आ रही है, और गुणनफल विधि से भी ब्याज की राशि 230 आ रही है। लेकिन गुणनफल विधि का उपयोग वहां होता है जब हम फर्म से बार बार विड्रॉल करते हैं, राशि आहरित करते हैं, तो वहां गुणनफल विधि ज्यादा बेटर रहती है। अब आगे हम जब समान राशि एक निश्चित समय पर एक निश्चित जब राशि निकाली जाती है, तो अब हम उस विधि के भी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्वेश्चन समझाते हैं। आगे इसका जो सेकंड मेथड है, जबकि नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की गई हो, यानी प्रत्येक माह के प्रारंभ यानी समय निश्चित हो और राशि भी निश्चित हो, तब हमें आरंभ पर जो ब्याज है की
की अवधि की गणना करने का जो फॉर्मूला है, इस प्रकार से आपको हम अभी समझाएंगे। लेकिन उस समय ये आपका एक फॉर्मूला होगा, आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण की राशि इनटू ब्याज की दर बटे 100 औसत अवधि बटे 12। तो यहाँ कुल आहरण का मतलब है जैसे प्रत्येक माह के प्रारंभ में कोई पार्टनर है, साझेदार है, 1000 रुपए फर्म से आहरित कर रहा है, निकाल रहा है, तो टोटल 12 महीने की होगी 12,000। और जो ब्याज की दर अपने क्वेश्चन में दी हुई होगी, औसत अवधि हमें ज्ञात करनी है। औसत अवधि हमें इस मेथड से ज्ञात करनी है, तो अभी हम आपको समझाएंगे। जब निश्चित समय के अंतराल से एक निश्चित राशि जब निकाली जाती है, तब आपको औसत अवधि गणना करने का जो सूत्र है वो हम इसके माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे इस जो सेकंड वाले मेथड में दो विधियां थी, मासिक आहरण और त्रैमासिक आहरण। तो सबसे पहले इस मासिक आहरण के आधार पर हम आपको समझाते हैं। पहले हमारी जो तालिका दी हुई है उसको आप देखिए। इसमें सबसे पहले विधि जो है मासिक आहरण, नंबर ऑफ मंथ्स आहरण, और आहरण 9 माह है, ये है 12 माह है, और ये 6 माह। तो इसमें ये लिखा गया है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में जब हम एक निश्चित राशि फर्म से विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो उस कंडीशन में जो ये औसत अवधि ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो है n+1/2। n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ से, महीनों की संख्या से। इसी प्रकार प्रत्येक माह के अंत में तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा n-1, यानी मंथ, नंबर ऑफ मंथ में से एक माइनस करना है। और प्रत्येक माह के बीच में यानी मध्य में जब फर्म से हम पैसा विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो n/2। जैसे हम 12 महीने लगातार हर 1 तारीख को मान लो प्रत्येक माह के प्रारंभ में पैसा फर्म से विड्रॉ करते हैं, तो हमारे महीनों की संख्या होगी 12 + 1, यानी 12 + 1 13/2। तो जो औसत अवधि आ रही है वो 6.5 माह आ रहा है, 6.5 माह अवधि ज्ञात हो रही है। इसी प्रकार मान लो प्रत्येक माह के अंत में हम 1000 रुपए मान लो निकालते हैं फर्म से, तो यहाँ पर मंथ की संख्या हो जाएगी 11। 12 में से 1 माइनस करना है, 12 में से 1 माइनस करना है, तो मंथ की संख्या होगी 11/2। तो जो औसत अवधि है वो आ गई आपकी 5.5। और प्रत्येक माह के बीच में जब फर्म से पैसा विड्रॉल करते हैं, निकालते हैं, तो वहां पर n/2 के फॉर्मूले से जो औसत अवधि आएगी 6 माह, यानी 6 मंथ ज्ञात होगा। ये था मासिक आहरण के आधार पर आपको बताया था। अब इसी प्रकार आगे की जो तालिका वो हम करते, मान लो हमने 9 माह लगातार एक निश्चित राशि फर्म से निकाली है, 9 माह कंटिन्यू, यानी लगातार फर्म से एक निश्चित राशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाली है, अंत में निकाली है और बीच में निकाली है, तब आपको ये औसत अवधि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, इसके अनुसार ही आपको औसत अवधि ज्ञात करनी होगी। जैसे n हमारे है 9 और +1, यानी जब प्रत्येक माह के प्रारंभ में हम लगातार 9 महीने तक फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स यानी महीनों की संख्या 9 + 1, 9 + 1/2 बराबर 10/2। तो औसत अवधि आ गई 5 माह, यानी 5 मंथ्स। इसी प्रकार जब हम 9 माह है, यदि प्रत्येक माह के अंत में लगातार 9 माह तक आहरण करते, पैसा फर्म से निकालते, तो यहाँ n-1 फॉर्मूला क्या था हमारा, n-1, तो यहाँ पर 9 - 1/2 यानी 8/2। तो यहाँ औसत अवधि आ गई 4 माह। जब प्रत्येक माह के मध्य में बीच में जब राशि आहरित की गई है, तब यहाँ पर फॉर्मूला है n/2, यानी हमने लगातार 9 महीने आहरण किया है महीने के मध्य या बीच में, तब यहाँ n/2, तो हमारा n था 9/2, तो यहाँ पर अपने को 4.5 मंथ्स औसत अवधि आ गई
4.5 माह, ये हमारी औसत अवधि ज्ञात होगी। इसी प्रकार आगे दे रखा है आहरण 6 माह के लिए की गई हो। हमने फर्म से एक निश्चित राशि लगातार 6 महीने तक निकाली है, तब हमारा वो का वो फॉर्मूला, प्रत्येक माह के प्रारंभ में हम 6 माह लगातार पैसा फर्म से विड्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर महीनों की संख्या आ गई, नंबर ऑफ मंथ्स 6 प्लस 1, तो 7/2 से हमारे यहाँ 3.5 माह आएगा। तो देखिए आप n हमारा हो गया 6 माह। प्रत्येक माह के प्रारंभ में यानी हर एक तारीख को जब पैसा फर्म से विड्रॉल करते हैं तो वो भी लगातार 6 मंथ तक है, तो यहाँ महीनों की संख्या 6 प्लस 1/2, तो यहाँ आ गया 7/2 यानी 3.5 माह, 3.5 माह। अब आगे इसी प्रकार अब आप देखिए प्रत्येक माह के अंत में यानी हमने लगातार पैसा फर्म से विड्रॉल किया वो भी माह के अंत में, तो यहाँ n-1, तो 6 - 1/2, तो यहाँ 5/2 से ज्ञात होगा ये 2/5। अब माह के बीच में पैसा विड्रॉल किया 6 माह तक से 6 मंथ तक, तब यहाँ n आएगा 6 हमारा /2 यानी 3 माह। औसत अवधि कितनी है? 3 माह। यानी इस फॉर्मूले में हमें ये चीज जो ज्ञात करनी है उसके लिए ये आपको तालिका के माध्यम से इस चीज को समझना है। अब ये तो हमारा पहला मेथड था, जबकि नियमित अंतराल पर समान राशि आरोप की गई हो तो ये मासिक आहरण क्या होगा, तो हमने इस प्रकार से आपको पूरे 1 साल का, 9 माह का, 6 माह का जो औसत अवधि निकालनी है वो आपको हमने बताई है। अब मान लो हर 3 महीने से पैसा विड्रॉल किया जा रहा है, हर 3 महीने से पैसा विड्रॉल किया है, वो भी माह के प्रारंभ में, अंत में और मध्य में। तो हर 3 महीने से पैसा विड्रॉल किया तो n+3/2 और अंत में है तो n-3/2 और माह के मध्य में है तो n/2। जैसे हमने पूरे 1 ईयर के लिए हर 3 महीने से पैसा निकाला है, तो यहाँ n हमारी महीनों की संख्या है 12 और प्लस आपको करना है 3, तो 15/2 से 7.5 औसत अवधि ज्ञात होगी। और इसी प्रकार महीने के अंत में विड्रॉल किया, हर 3 महीने से जब पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ 12 - 3/2 यानी 2/2 यानी औसत अवधि आ गई 4.5 माह, ये आ गई 4.5 माह। इसी प्रकार महीने के बीच में पैसा विड्रॉल किया तो 12/2 से यानी 6 मंथ यानी जो औसत अवधि आ गई 6 मंथ। अब मान लो हम पैसा 1 ईयर के लिए न निकालकर 9 माह तक आहरण करते हैं, वो भी हर 3 महीने से, तो यहां हो गया तो हमारी जो संख्या आएगी कितनी, n आएगा 9, n आएगा 9 प्लस 3, क्योंकि हर 3 महीने से आहरण करेंगे तो /2 यानी 12/2, तो यहाँ औसत अवधि आएगी 6 मंथ यानी 6 माह, क्योंकि यहाँ 9 माह के लिए आहरण किया जा रहा है। अब आगे ये तो महीने के प्रारंभ में था, अब महीने के अंत में, हर महीने के अंत में हम हर 3 महीने से पैसा जब विड्रॉल करते हैं तो n-3, तो n है 9 माइनस 3/2 यानी 6/2, तो औसत अवधि आ गई हमारी 3 मंथ्स। इसके बाद आगे है प्रत्येक माह के मध्य में हम पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो बीच में कर रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा था n/2 फॉर्मूला दिया था, तो n/2 से 9/2 यानी 4.5 माह इसकी औसत अवधि आएगी। हमने जो 9 माह के लिए आहरण किया है। अब आगे आप देखिए हमने 6 मंथ के लिए आहरण किया है यानी त्रैमासिक आधार पर, तो इसमें हम 2 बार विड्रॉल करेंगे। तो 6 मंथ के लिए आहरण किया है तो महीने के प्रारंभ में जब आहरण करते हैं तो n हमारा है 6 मंथ, और जो 6 माह के लिए आहरण किया ना तो ये 6 मंथ आएगा यहाँ पर, और हर त्रैमासिक आधार पर तो 6 + 3/2 यानी 9/2
तो आएगा 4.5 माह, 4.5 माह। इसी प्रकार महीने के अंत में तो 6 माइनस 3/2, तो यहाँ आ गया 3/2, 3 में 2 का भाग दिया तो यहाँ 1.5 माह औसत अवधि आ गई। अब यहाँ पर है कि लास्ट में मध्य में तो n/2 फॉर्मूला दिया, तो यहाँ पर आएगा 6/2, तो यहाँ 2 औसत अवधि आएगी 3 माह। ये तो इसमें समय भी दिया हुआ था और एक निश्चित राशि दी हुई थी, लेकिन जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, यानी डेट नहीं दी गई हो, समय नहीं दिया गया हो, तब उस कंडीशन में n/2 के फॉर्मूले से ज्ञात किया जाएगा। जैसे मान लो हमने लगातार 12 महीने में जो विड्रॉल किया है उसका समय निश्चित नहीं है, इसमें तो समय दे रखा था महीने के प्रारंभ में, अंत में और बीच में, लेकिन जब नहीं दिया हुआ हो तो n/2 के फॉर्मूले से 12/2 यानी इसकी जो औसत अवधि आएगी 6/2 और इसकी औसत अवधि आएगी 9/2 यानी 4.5 और इसकी औसत अवधि आएगी 6/2 से 3 माह। ये हमने आहरण पर ब्याज गणना करने की जो 2 विधियां थी उनके फॉर्मूले आपको बताए थे। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आहरण पर ब्याज की गणना करना को समझते हैं। दीपक, कमल व अशोक एक फर्म में साझेदार है। दीपक ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में यानी हर 1 तारीख को और कमल ने प्रत्येक माह के अंत में, महीने के अंत में, और अशोक ने प्रत्येक माह के मध्य या बीच में 1000 रुपए फर्म से विड्रॉल किए हैं और जिन पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। हमें इस पर ब्याज की गणना करनी है, ब्याज निकालना है। तो हमारा ब्याज का जो फॉर्मूला दिया हुआ था, आहरण पर ब्याज बराबर कुल आहरण की राशि। तो जो दीपक है, दीपक का की राशि पर ब्याज की गणना करते हैं। तो कुल आहरण कितना हुआ दीपक का? 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1 ईयर का हो गया 12,000 रुपए, 12,000। फिर आगे लिखा है ब्याज की दर, जो ब्याज की दर 10% है, तो 10/100। अब आगे हमारे फॉर्मूले में औसत अवधि, औसत अवधि के भी टेबल बताई थी आपको, तो औसत अवधि में निकालनी है औसत अवधि बटे 12, औसत अवधि बटे 12। तो अब आपको बताया था कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक निश्चित राशि, समान राशि निकाली गई हो, तो उसका फॉर्मूला था n+1/2। तो n है नंबर ऑफ मंथ्स की संख्या, हमारी है 12। प्रत्येक माह में हमने पैसा विड्रॉल किया है +1, तो 12 + 1 यानी हमने इस फॉर्मूले से n+1/2, तो हमारे जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं 12 यानी और +1 यानी 13/2। तो यहाँ 6.5 माह इसकी औसत अवधि आएगी। कितनी आएगी? 6.5 माह। तो अब दीपक का जो है आहरण पर ब्याज है उस आ जाएगा, वो आएगा टोटल 0 से दोनों 0 से दोनों 0। फिर ये हमने दशमलव यहाँ से हटाया तो यहाँ 0 आया, तो इस 0 को इस 0 से फिर 12 का भाग दिया तो 10, तो 650 रुपए ब्याज, 650 रुपए ब्याज के दीपक के इसमें आए हैं। इसी प्रकार कमल की कुल आहरित राशि सेम है। कमल ने प्रत्येक माह के अंत में 1000 रुपए विड्रॉल किए हैं। कितने? 1000 रुपए। तो इसमें आप देखिए टोटल आहरित की गई राशि कितनी है? 12,000, दर है 10/100। अब इसमें अंत में आपको बताया था औसत अवधि बटे 12। औसत अवधि कैसे निकाली जाएगी? तो इसमें n-1/2, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 12 -1/2, तो ये आएंगे 11/2, यानी इसमें औसत अवधि आई 5.5 माह है, तो यहाँ पर 5.5 माह आया। तो इसका ब्याज निकलेगा कमल का 0 से दोनों 0, दशमलव को हटाया, फिर वापस एक 0,
फिर 12 का 120 में भाग दिया तो यहाँ पर आए 10, तो ये टोटल आ गया 550 रुपए। अब अशोक ने प्रत्येक माह के बीच में, तो बीच में पैसा विड्रॉल किया है अशोक ने, तो उसका है फॉर्मूला आपको बताया था कि जब बीच में किया है तो नंबर ऑफ मंथ्स, पहले तो ये आप देखिए कुल आय की राशि कितनी आएगी 1000 रुपए, प्रत्येक माह के बीच में भी फर्म से आहरित किए निकाले, तो कुल आहरित की राशि है 12,000 इंटू दर है 10/100 औसत अवधि बटे 12। अभी आपको बताया था प्रत्येक माह के बीच में, तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स की संख्या n/2, ये फॉर्मूला लागू होगा 12/2, यानी 6 माह का इसकी जो औसत अवधि निकली है 6 मंथ निकली है। तो यहाँ कितना आएगा, अब आप देखिए 2 0, ठीक है। अब फिर यहाँ से 12 का इसमें भाग दिया तो ये आएगी 100, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600 रुपये। इस प्रकार हमने प्रत्येक माह के प्रारंभ में, अंत में और मध्य में जो आहरित की राशि है, कुल आहरित की राशि, उस पर हमने ब्याज की गणना की है। अब नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपको 9 माह के लिए आहरित किया गया है, 6 माह के लिए आहरित किया है, या 3 मासिक के आधार पर अगली कक्षा में आपको समझाएंगे।